नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो इस वक्त की हम 4 बड़ी खबरों पे चर्चा करेंगे। पहली खबर, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो अगला चुनाव भी मथुरा से ही लड़ेंगी। वहीं दूसरी खबर पे जो चर्चा करेंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मिशन में सपा जुट गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं तीसरी खबर पे हम चर्चा करेंगे, जो केटीएफ की फंडिंग करने वाले पर रेड की गई है। वहीं चौथी खबर पर आज हम जो चर्चा करेंगे, रेसलर्स के समर्थन में 9 जून में होने वाली महापंचायतें हैं। साथ ही साथ बताते चले कि हम 4 खबरों पर आज चर्चा करेंगे। पहली खबर, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का जो बड़ा बयान सामने आया है। वहीं दूसरी खबर, जो 2024 में सपा जुट चुकी है। वहीं तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे, केटीएफ की फंडिंग करने वालों पर रेड की गई है। वहीं चौथी खबर पर चर्चा करेंगे, जो रेसलर्स के समर्थन में 9 जून को होने वाली महापंचायत के बारे में। तो ये 4 खबरें हैं जो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बताते चले कि पहली खबर, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो मथुरा से ही अगला चुनाव लड़ेंगी। वही दूसरी खबर, मिशन 2024 में जुटी सपा को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं तीसरी खबर, केटीएफ की फंडिंग करने वालों पर रेड की गई है। वहीं चौथी खबर जो है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो रेसलर्स के समर्थन में 9 जून को होने वाली खाप पंचायत के बाद। तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना है तो वो मथुरा से ही लड़ेंगी, किसी और जगह से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का कोई प्रस्ताव है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं जब उनसे तीसरी बार चुनाव लड़ने की योजना के बारे में पूछा गया तो ड्रीम गर्ल नाम से मशहूर एक्ट्रेस ने कहा, अगर पार्टी चाहती है तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान कृष्ण और उनके भक्तों से बहुत प्यार है और वो उनकी सेवा करना चाहती हैं। हेमा मालिनी ने विश्वास जताया कि नरेंद्र मोदी पिछले 9 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बल पर तीसरी बार सत्ता में वापस आएंगे। वहीं हेमा मालिनी ने बीजेपी के टिकट पर 2014 और 2019 में लगातार 2 बार मथुरा लोकसभा सीट से जीती रही और 2014 के चुनाव में उन्होंने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। वह 2003 से 2009 के बीच राज्यसभा सांसद रहीं। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ यूपी को कुल 80 सीटों में से 73 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2014 में आरएलडी दूसरे, बीएसपी तीसरे और सपा चौथे नंबर पर रही। वहीं 2019 के चुनाव में उन्होंने आरएलडी सपा गठबंधन के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह को हराया था और इस चुनाव में उन्हें 6,64,291 वोट मिले थे, जबकि नरेंद्र सिंह को 3,76,399 मत मिले थे। वहीं कांग्रेस के पाठक महज 27,925 वोट मिले थे। तो आपको बताते चले कि हेमा मालिनी का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मथुरा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने सोमवार को कहा है कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना हुआ तो वे मथुरा से ही लड़ेंगी, किसी अन्य सीट से नहीं लड़ेंगी। वही लड़ने का प्रस्ताव कतई वो स्वीकार भी नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में हेमा मालिनी ने कहा कि मैं अगला चुनाव मथुरा से ही लड़ूंगी, अगर किसी अन्य सीट से लड़ने का प्रस्ताव आया तो वो स्वीकार नहीं करेंगी। वहीं तीसरी बार चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में पूछे जाने पर ड्रीम गर्ल्स के रूप में प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा कि यदि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहेगी तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि मैं लड़ूंगी तो मथुरा से ही लड़ूंगी। सांसद ने खुद ही इसका कारण भी स्पष्ट किया है, वे इसलिए करेंगी क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से अथाह प्रेम है और उनकी सेवा करना चाहती हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यूपी लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन
अखिलेश यादव मंगलवार को मिशन 2024 का बिगुल फूंकने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जो लखीमपुर खीरी से धोरहरा तक जाएगी। इस तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर रही है, लेकिन जब सपा ने यात्रा निकाली है उसे राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में देखना है कि इस बार रथ यात्रा से क्या सियासी संजीवनी मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा यूथ और बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र और भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही है। वही बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 कार्यकर्ता शिरकत किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उन्हें चुनाव जीत का मंत्र भी देंगे। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनूप सांडा सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। धन्यवाद आपका। अनूप जी, समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर ये जो तैयारियों में जुट चुकी है, तो आगे की रणनीति क्या है या किस तरीके से योजनाएं बनाई जा रही हैं 2024 को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों के आधार पर चलने वाली पार्टी है जी। और हम लगातार हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, हमारे नेता जनता के बीच में रहते हैं और हम लोग जहाँ एक तरफ सामाजिक न्याय के मुद्दों को, जातीय जनगणना के मुद्दों को, बेकारी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, देश की घटती विकास दर, इन सवालों को उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां और जोन कमेटियां गठित करके आम जनता के बीच में जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण देने का भी हमारा काम चल रहा है जी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच में दौरे पे जा रहे हैं। एक लोक जागरण यात्रा की उन्होंने आज लखीमपुर से शुरुआत की है और इस यात्रा में हम जातीय जनगणना सहित तमाम उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार उपेक्षित करती रही हैं। समाजवादी पार्टी जनहित के उन तमाम मुद्दों को, जिन मुद्दों पर सरकार की दृष्टि हमेशा उपेक्षा की रही है, उन मुद्दों को लगातार उठा करके जनता के बीच में जाकर के सरकार की असफलताओं और समाजवादी पार्टी की भविष्य की रणनीतियों को बताने का काम कर रही है और हमारा पूरा विश्वास है कि आने अगले वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में सीटें जीतने जा रही है। अब लगातार 1 साल हम लोग क्षेत्र में और जनता के बीच में, हमारे बड़े नेता भी रहेंगे और हम लोग भी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक समाजवादी पार्टी का ये भी विश्वास है कि समान विचारधारा के दल जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है, उनका एक गठबंधन बना करके भी सीटों का तालमेल करके भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देने का काम किया जाए। लेकिन अनूप जी, अगर पिछले हम विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर वहां पे भी उस टाइम भी बीजेपी की तरफ से बहुत जोरों शोरों से तैयारियां की गई थी, सपा की तरफ से, फिर भी उस तरीके से परिणाम हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि सारे मुद्दे उठाए गए थे, बेरोजगारी से लेकर महंगाई, सारे मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन फिर भी उस तरीके से नतीजे हमें देखने को नहीं मिले थे। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति बन रही है, क्या आगे तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को भ्रमित करके उसके वोटों को ठगने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति में इसको भी शामिल किया कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता जाकर के जनता को उन मुद्दों पर पहले से आगाह करेंगे, जिन मुद्दों से जनता के बीच में भावनात्मक मुद्दे उभार करके भाजपा जो वोट ठगने का प्रयास करती है, उन सारे मुद्दों के लिए भी हम जन जागरण करने का प्रयास करेंगे और जो हमारी लोक जागरण यात्रा वो यही सवाल उठाने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश का जो बहुरंगी चरित्र था, जो देश में अनेकता में एकता की संस्कृति थी, उसके लिए किस तरीके से घातक है और निश्चित तौर पे इस देश का जो इतिहास रहा है
इस देश की जनता कभी भी सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं चाहती और इस देश की तरक्की सभी चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाने का काम किया है कि जहां एक तरफ सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को लगातार उनकी गति को अवरुद्ध करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो जनता में भ्रम पैदा करके इस बात को जनता को ऐसे मुद्दे उठा करके जिन मुद्दों की जमीनी कोई हकीकत नहीं है उन वोटों को ठगने का प्रयास करती रहती है। हम उन सारे चीजों को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी एक भ्रम पैदा करने की प्रवृत्ति है उसके बारे में भी हम लोग सचेत हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार जनता के बीच में जो हमारे मुद्दे जाएंगे और लगातार आप देख रहे होंगे कि जनता के बीच में भाजपा की सरकार से आक्रोश बढ़ रहा है। 2022 में स्विस बैंकों में काले धन की जो राशि है भारतीय लोगों की वो ऐतिहासिक है। इतनी काला धन कभी भी स्विस बैंकों में आज तक जमा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में हम ले जा रहे हैं और जनता उन मुद्दों को स्वीकार कर रही है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जनता इस बात को समझ रही है और हम इन लोग समझाने का काम कर रहे हैं। तो और आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बहुत थोड़े अंतर से मात्र 1% से भी कम मतों के अंतर से हमको पराजय सामना करना पड़ा है। अन्यथा हम आज उत्तर प्रदेश में सरकार में होते। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में जो भी कहीं हमको लगा कि इन मसलों पर हमको काम करना चाहिए, इन मुद्दों पर काम करने में कहीं थोड़ी कमी रहेगी, उन सारे मुद्दों को समेट करके सचेत होकर के और अपने कार्यकर्ताओं को भली भांति शिक्षित करके हम लोग चुनाव के मैदान में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। अनूप जी, अगर देखा जाए तो पहले जो विधानसभा जो चुनाव था तो उस वक्त भी तो सपा इसी तरीके से पूरी दमखम के साथ वो मैदान में उतरी थी और उसने यही कहा था आप लोगों ने कि हम पूरे बहुमत के साथ आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी फिर आई और पूरे बहुमत के साथ आई। तो कहीं ना कहीं जो विफलता है वो तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि आखिर वहां की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद कर रही है। देखिए, आप भी जानती हैं कि लोकतंत्र में जनता ही न्यायाधीश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। हम उन सवालों को बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है चुनाव के दौरान, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को वो लोग जो हम लोगों के लिए काम कर रहे थे, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया वो चीजें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और हम इस बात के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भी बधाई देना चाहते हैं कि उसने चुनाव आयोग से लेकर के कई संवैधानिक संस्थाओं का सरकार जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी उसके बारे में कठोर टिप्पणियां की। इससे पता चल जाता है कि इस देश में जो सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता पाने की प्रवृत्ति रही है उस पर कहीं ना कहीं इस बार अंकुश लगेगा और हम लोग पूरी ताकत से इस चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहे सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव मंगलवार को मिशन 2024 का बिगुल फूकेंगे। जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जनगणना यात्रा निकालेंगे जो लखीमपुर खीरी से धोराहा तक जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स की फंडिंग करने वालों पर पंजाब और हरियाणा में रेड की है। पंजाब में 9 जगहों पर, हरियाणा में 1 जगह पर रेड की गई है। केटीएफ के लिए फंड जुटाने के अलावा बॉर्डर पार से हथियार, गोला बारूद और एक्सप्लोसिव की तस्करी में साजिश में शामिल लोगों पर भी रेड हुई है। हालांकि अभी तक इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है।
वहीं सूत्रों के मुताबिक केटीएफ की तरफ से पंजाब और हरियाणा में बड़ी वारदातों की तैयारी की जा रही थी, जिसमें धमाकों से लेकर टारगेट किलिंग तक शामिल है। उनके प्लान के डिकोड करने पर एनआईए को पता चला कि कई लोकल लोग उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं और कई फंडिंग का जरिया बन गए हैं। वहीं कई लोग बॉर्डर पार और खासकर पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी में मदद कर रहे हैं, और जिसके बाद एक साथ केटीएफ से जुड़े संदिग्ध लोगों पर रेड की गई है। वहीं एनआईए की टीम ने पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले में खिलौना बेचने वाले पर रेड की है और टीम ने अभोर रोड बाईपास पर रहने वाले व्यक्ति से काफी देर तक पूछताछ भी की। इसके अलावा फिरोजपुर के तलवंडी भाई क्षेत्र में भी रेड की गई है। यहाँ के करीब 5 गांव से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे केटीएफ की फंडिंग और हथियार तस्करी की साजिश में शामिल होने को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं हरियाणा के कैथल में दवा कारोबारी भाइयों प्रदीप और कुलदीप के घर सुबह 6 बजे रेड हुई और गांव चूहड़ माजरा में रेड करीब 4 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक टीम के पास जानकारी थी कि प्रदीप और कुलदीप के बैंक खातों में असामान्य ट्रांजैक्शन हुए हैं। दोनों अवैध रूप से दवाइयों की सप्लाई करते हैं। प्रदीप के बड़े भाई कुलदीप के मुताबिक शक के आधार पर एनआईए की टीम उनके घर पूछताछ के लिए आई थी। टीम वापस चली गई और भाई प्रदीप के बैंक खातों की पासबुक और अन्य ट्रांजैक्शन की जांच की गई है। वहीं टीम ने सवाल जवाब किए और कई कागजों पर भी प्रदीप के हस्ताक्षर करवाए गए और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 महीने पहले केटीएफ को आतंकी संगठन करार दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि खालिस्तान टाइगर फोर्स कट्टरपंथी संगठन है जिसका मकसद पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाना है। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे भी इस संगठन का हाथ है। गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि संगठन भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। वहीं पहलवान आने वाले दोनों दिनों में आगे जो तारीख देंगे हम उनके समर्थन जरूर करेंगे। और सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहा गया था कि पहलवानों पुनिया साक्षी मलिक ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई इसके बारे में पता नहीं चल सका है। इस मुलाकात के बाद पहलवानों ने किसानों से रिक्वेस्ट करके कहा है कि अभी किसी भी तरह का आंदोलन नहीं किया जाए। उसके बाद राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को हुई एक महापंचायत में खाप नेताओं ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर गिरफ्तारी की मांग की थी और सरकार को इस पर कार्रवाई के लिए 9 जून तक का समय दिया था। इसने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो किसान को 9 जून में प्रदर्शनकारी पहलवानों को जंतर मंतर पर जाएंगे। इससे पहले किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी खाप महापंचायत की थी और इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने रविवार को यह भी कहा था कि पहलवान जल्द ही अपनी खुद की एक महापंचायत करेंगे। हरियाणा में सोनीपत जिले के मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में सर्व समाज समर्थन पंचायत को संबोधित करते हुए पुनिया ने वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में पहलवान महापंचायत बुलाएंगे। टिकैत के अलावा किसान नेता गुरुनाम सिंह चड्डूनी ने कहा कि हमारे खिलाड़ी जो भी तय करेंगे हम उसका पालन करेंगे। तो 9 जून से आपको बताते चले कि भाकियू ने ये रेसलर्स के समर्थन में महापंचायत का ऐलान किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि महापंचायत में खाप नेताओं ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गिरफ्तारी की मांग की थी। तो हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज पर। राकेश जी, मेरा सबसे पहले सवाल तो यही है कि जिस तरीके से पहलवान फिर से अपने कामों पर लौट गए हैं और ये प्रदर्शन को रोक दिया गया है, तो इसमें सवाल तो कहीं ना कहीं अब खिलाड़ियों पे भी उठता है। तो क्या ये जो प्रदर्शन को रोक दिया गया है
अब ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है? नहीं, क्यों खत्म हो गया प्रदर्शन और किसने प्रदर्शन को रोक दिया? जी भाई ड्यूटी पे जाना कोई जी आंदोलन वापसी थोड़ा है। जी आंदोलन तो हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। कल भी जयपुर में मीटिंग है। जी तो पूरे देश में चलेंगे इस तरह के मूवमेंट। वे खिलाड़ी ड्यूटी पे ही तो गए हैं, ड्यूटी करनी चाहिए। छुट्टी लेकर आए थे, आंदोलन बैठे, पूरे आंदोलन को 2 महीने चलाया, ड्यूटी पे गए हैं। तो ड्यूटी पे जाके आंदोलन वापसी की कोई घोषणा उन्होंने नहीं करी। जी उन्होंने ये कहा कि बातचीत सरकार से शुरू हुई है, और हुई भी है। सबने देखा कि बातचीत शुरू हुई भारत सरकार से, जी और बातचीत शुरू हुई है, उनकी एक दौर की वार्ता हुई। और आज ये लगता है कि दिल्ली पुलिस जी वहाँ पे गई भी है, आज गोरखपुर उधर गई जा रही है। जी 9 तारीख का वापसी लिया है अभी, क्योंकि जो खेल कमेटी थे उसने ये कहा है कि हमारी बात हुई है पहले दौर की, और अभी कोई बड़े निर्णय आप ना दो, हम बताएंगे। जी ठीक है जी। जी ये कहा है। जी जी राकेश जी, अगर वही देखा जाए तो अब आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पे आगे क्या रणनीति होगी, क्या कुछ अब? ये कहा है कि खेल कमेटी जो निर्णय लेगी हम साथ में हैं। पूरे देश को पता है कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई, और भारत सरकार की पूरी हठधर्मी चल रही है। तो सबको पता है, तो सबका इशू है ये कोई 4 बच्चों का खेल जो खिलाड़ी है खाली उन्हीं का इशू नहीं है। जी देश में एक घटना घटित हुई है, जी सब लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए, जी और निगेटिव नहीं फैलाना चाहिए, पॉजिटिव उसमें बात करें। और उन बच्चों की बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने 2 महीने इस आंदोलन को चलाया अपने ड्यूटी पर रहते हुए, और फिर भी गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आंदोलन से वापसी नहीं है, हमने अपनी सिर्फ ड्यूटी पे गए हैं, ये उन्होंने कहा। क्योंकि राकेश जी, खबरें तो ये भी आ रही थी कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो लड़कियों ने उनके तरफ से जो बयान दिए थे वो भी पलट चुकी है, उन्होंने भी अपने बयान वापस ले लिए हैं। तो इशू की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, हम वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। तो इस चर्चे में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।